11:30 है ना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेट एनालिसिस। ठीक है, तो रेट एनालिसिस में हम लोग जानेंगे पीडीएफ शो हो रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। यस सर। तो यस सर। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले हम लोग डिटेल एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम लोग सीखे हैं। जो डिटेल एस्टिमेट में कोई भी मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो उसका जो फाउंडेशन से लेके उसका जो रूफ स्ट्रक्चर तक जितना सारा आइटम्स ऑफ वर्क है, वो सब आइटम्स ऑफ वर्क का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी फाइंड आउट करके फिर हम लोग रेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसी रेट को वहां पे जो एवरी आइटम्स ऑफ वर्क का जो रेट आ रहा है उस रेट को एनालाइज करना, उसी को क्या बोल रहा है, रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस क्यों करते हैं ना, मेरा जो एवरी आइटम्स ऑफ वर्क का जो रेट आया है वो सब रेट को टोटल जब कर रहे हैं तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मिल रहा है, तो मेरा एक्चुअली सही है कि नहीं, उसी को एनालाइज करना होता है रेट एनालिसिस। जहाँ पे मटेरियल लेबर ये सब वगैरह यूज हुआ है तो उस सब का रेट सही है कि नहीं, हम लोग जो कैलकुलेशन किए हैं वो मेरा सही है कि नहीं, उसी का एनालिसिस करना है, जिसको हम लोग बोल रहा है रेट एनालिसिस। ओके, तो इसी चैप्टर में कैसे रेट एनालिसिस करते हैं एवरी आइटम्स ऑफ वर्क का वो हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग थियोरेटिकली हम लोग जान लेंगे, फिर न्यूमेरिकल हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कैसे रेट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो रेट एनालिसिस का मीनिंग वही है जो हाउ टू डिटरमाइन द एवरी आइटम्स ऑफ वर्क rate from the cost of material, cost of labor, hire charge tools and plants and miscellaneous petty expenses। मतलब वहाँ पे जो मटेरियल का कॉस्ट है, जो लेबर का कॉस्ट है, जो एवरी एक्स्ट्रा चार्ज ऐड हो रहा है और अदर जो मिसलेनियस चार्ज है, उस सब के ऊपर में जो मेरा एवरी आइटम्स ऑफ वर्क का जो वहाँ पे कॉस्ट आ रहा है, उसी कॉस्ट का एनालिसिस करना को बोल रहा है रेट एनालिसिस। ठीक है, जिसमें जो रेट एनालिसिस हम लोग करते हैं उसमें इंक्लूड रहते हैं कॉन्ट्रैक्टर का 10% प्रॉफिट। मतलब मेरा जो जब हम लोग रेट एनालिसिस, मान लो एक आइटम्स ऑफ वर्क है, कोई भी आइटम्स ऑफ वर्क है, ब्रिक वर्क, कंक्रीट वर्क, कोई भी आइटम्स ऑफ वर्क है, आर्ट वर्क, उसमें जो मटेरियल का कॉस्ट आया है और उसके साथ मटेरियल का कॉस्ट आया है, उस कॉस्ट आया है, फिर उसी तरह करके सभी आइटम्स ऑफ वर्क का कॉस्ट को जब ऐड कर रहे हैं, एवरी अदर्स चार्ज को ऐड कर रहे हैं, तो हमको टोटल कॉस्ट मिल रहा है। अब उसको जो हम लोग रेट एनालिसिस, उसका जो एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का 10% प्रॉफिट, उसका 10% हम लोग जितना होगा उसको भी हम लोग उसके साथ, वो उस कॉस्ट के साथ हम लोग इंक्लूड करके एनालिसिस करते हैं। ओके, क्लियर है? तो और इसमें क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है ओरिजिनल कॉस्ट के साथ, जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसमें और इंक्लूड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी इंक्लूड होता है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट 10% इंक्लूड होता है। ये सब को देख के फिर हम लोग जो टोटल कॉस्ट आएगा उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किसी पर्पस में मतलब इंक्लूड होगा, किसी पर्पस में नहीं होगा। कौन सा पर्पस में इंक्लूड होगा ना, अगर जो मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अगर विद इन ए रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर अगर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्लूड नहीं है। अगर वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस से ज्यादा एरिया में अगर ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल, तो फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो होगा वो ऐड होगा। तो ये जो छोटा छोटा पॉइंट है, जैसे कि रेट एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का 10% प्रॉफिट इंक्लूड करके हम लोग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्लूड करके करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कौन सा पर्पस में इंक्लूड करते हैं, 5 किलोमीटर से जब ज्यादा होता है तब इंक्लूड करते हैं। ये छोटा छोटा पॉइंट को याद रखना। ओके, जब तुम एस्टिमेट बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, तो ये सब छोटा छोटा जो पॉइंट है ये सबको याद रखना, तभी तुम अच्छा से एस्टिमेट बना पाओगे। ठीक है, तो ये है रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस का मतलब रेट एनालिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं, इसमें क्या क्या हम लोग को
मान के चलना पड़ता है, जैसे क्या क्या इंक्लूड करके चलना पड़ता है। ओके क्लियर? कोई डाउट है क्वेश्चन में बोलो अभी तक? अभी तक कोई डाउट क्वेश्चन? नो सर। समझ में आ रहा है रेट एनालिसिस क्या है? यस सर। अब ये जो रेट एनालिसिस ये अफेक्टेड होता है बहुत सारा फैक्टर के ऊपर। जैसे कि कौन सा फैक्टर के ऊपर में अफेक्टेड होता है, मतलब जैसे कि स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन तो तुम लोग जानते हो। स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो क्वालिटी है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर रेट्स, मटेरियल का जो क्वांटिटी है और उसका जो रेट है उस मटेरियल का, ठीक है। नंबर ऑफ लेबर्स एंड देयर रेट्स, मतलब लेबर कितना नंबर है, उसका रेट कितना है, ठीक है। लोकेशन ऑफ साइट ऑफ वर्क एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। प्रॉफिट्स एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो 6 पॉइंट है, ये सब के ऊपर में रेट एनालिसिस अफेक्टेड है। ये सब पॉइंट को मान के तुमको रेट एनालिसिस करना होगा, मतलब ये सब पॉइंट के बारे में जानना होगा, स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना होगा, मटेरियल का क्वालिटी के बारे में जानना होगा, मटेरियल का क्वांटिटी और उसका रेट के बारे में जानना होगा, लेबर और लेबर का रेट, नंबर ऑफ लेबर, लेबर का रेट के बारे में जानना होगा, लोकेशन साइट कैसा है, मटेरियल सोर्स से उस लोकेशन साइट का डिस्टेंस कितना है, इसके बारे में जानना होगा। प्रॉफिट एंड ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर का क्या प्रॉफिट है, इसके बारे में जानना होगा। तो अभी तुम अच्छे से रेट एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट को याद रखना होगा, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस। ओके नेक्स्ट, नेसेसिटी एंड डाटा रिक्वायर्ड फॉर रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस का क्या नेसेसिटी है और क्या क्या डाटा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जब हम लोग एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं तो रेट एनालिसिस फॉर एन एवरी आइटम, फॉर एन आइटम इज नेसेसरी, ओके, वेरी नेसेसरी। तो इसका क्या क्या नेसेसिटी है, मतलब हम लोग को करना पड़ता है एवरी आइटम के लिए रेट एनालिसिस। और रेट एनालिसिस करने के लिए हम लोग को कौन सा नेसेसिटी का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि टू फाइंड आउट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आइटम। पहले हम लोगों को पर यूनिट ऑफ आइटम का एक्चुअल कॉस्ट फाइंड आउट करना होगा, टू मेंटेन इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल एंड टू इकोनॉमिकल द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का जो इकोनॉमिकल यूज है उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम, एक्स्ट्रा आइटम जो हो रहा है उसका रेट डिटरमाइन करना होगा। और प्रिपेयरिंग सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट करने के लिए हम लोग को रेट एनालिसिस करना होगा, टू चेक द रियलिटी ऑफ रेट्स टू टेंडर क्वार्टर बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो टेंडर बुलाया जाता है उसके लिए भी ये रेट एनालिसिस नेसेसरी है, ठीक है। क्या क्या डाटा रिक्वायरमेंट है, मार्केट रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, लेबर और मटेरियल का मार्केट रेट कितना है, ओके, ये डाटा रिक्वायरमेंट है। टास्क वर्क और द आउटपुट ऑफ द लेबर, लेबर का आउटपुट, काम करने का आउटपुट कैसा है, ये जरूरी है। डिटेल्स ऑफ ऑल द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द वर्क, ठीक है। वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसमें जो इन्वॉल्व है वो सब का डिटेल्स चाहिए, ठीक है। हायर चार्ज ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स एंड देयर आउटर, मतलब टूल्स एंड प्लांट्स का जो चार्ज है, ठीक है। और उस टूल्स एंड प्लांट्स कैसे मतलब सप्लाई दे रहा है, ये सब का ऊपर भी डिपेंडेंट है, मतलब इसका रेट एनालिसिस करना, ठीक है, प्रिपेयर करना, ओके। ये सब डाटा रिक्वायरमेंट है जब तुम रेट एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो रेट एनालिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं, रेट एनालिसिस का इफेक्टेड कहाँ होता है, नेसेसिटी क्या होता है, एंड डाटा रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये सब हम लोग अभी तक जाने, ठीक है। और उसके बाद लीड लिफ्ट, ये सब तो तुम लोग जाने हैं, लीड लिफ्ट के बारे में तुम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं। जो आर्थवर्क के टाइम हम लोग जो लेबर लोग जो पेमेंट करते हैं वहाँ पे लीड एंड लिफ्ट काउंट करके हम लोग पेमेंट करते हैं।
एवरी लीड काउंट किया जाता है 30 मीटर, एवरी 30 मीटर एंड 1.5 मीटर लीड काउंट किया जाता है। ओके, तो ये सब पहले तुम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टास्क वर्क और आउटटर्न वर्क। टास्क वर्क और आउटटर्न वर्क क्या होता है, शॉर्ट नोट आ सकता है। टास्क वर्क और आउटटर्न वर्क होता है जो लेबर लोग जो काम करता है, वेरियस स्किल लेबर, मतलब हर लेबर क्या सेम वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसका स्किल के ऊपर में, उसका एक्सपीरियंस के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उस लेबर का जो पर डे वर्क है, पर डे कौन सा लेबर कितना काम किया, उसी को बोला जा रहा है आउटटर्न वर्क और टास्क वर्क। ओके, क्लियर है? तो ये डिपेंड कर रहा है नेचर, साइज, लोकेशन ऑफ द वर्क के ऊपर। ठीक है, जे जहां पे काम हो रहा है उस जगह का साइज, लोकेशन, नेचर के ऊपर में एवरी लेबर का टास्क वर्क मतलब उसका आउटर वर्क डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कैसे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़ा बड़ा जो टाउन है वहां पे बहुत सारा एक्सपीरियंस एंड स्किल एंड ऑयल ऑर्गेनाइज्ड लेबर मिलता है। तो वो लोग का काम जो विलेज में जो लेबर लोग काम करता है बहुत डिफरेंस होगा, है ना। जो टाउन में जो लेबर लोग है वो लोग एक्सपीरियंस है, स्किल है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ट्रेनिंग दिया हुआ लेबर है, तो वो लोग का आउटपुट विलेज में जो लेबर लोग काम करता है वो लोग से ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए डिपेंडेंट है लोकेशन ऑफ द वर्क, नेचर एंड साइज के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? तो टास्क वर्क और आउट वर्क क्या होता है ये तो तुम लोग पता हुआ। अब टास्क वर्क और आउट वर्क का अफेक्टेड क्या, अफेक्टिंग कहाँ कहाँ होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बाय द टास्क वर्क और आउट वर्क। तो आउटपुट ऑफ डिफरेंट स्किल वर्कर वेरीज कंसिडरेबली अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। तो किसी भी लेबर का जो आउटपुट हमको मिलेगा उसका स्किल का ऊपर में, उसका एक्सपीरियंस के ऊपर में डिपेंड करेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर का आउटपुट डिफरेंट है। ओके, क्लियर है? तो वही सेकंड पॉइंट में भी वही बोल रहा हूँ, इंडिविजुअली एवरी टाइप्स ऑफ एवरी स्किल, अनस्किल एंड ऑयल ऑर्गेनाइज लेबर का जो आउटपुट होता है वो हम लोगों को इंडिविजुअली उसका एक्सपीरियंस के ऊपर में डिपेंड कर रहा है आउटपुट जो हम लोगों को उसका तरफ से जो मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब फैक्टर इफेक्टिंग है जो मतलब उसका लेबर का जो एक्सपीरियंस है, स्किल, मान लो तुम्हारा स्किल एंड अनस्किल, स्किल मतलब क्या नो, वो एक्सपीरियंस लेबर है, और अनस्किल मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट स्टार्ट किया है, तो उसका आउटपुट मतलब डिफरेंट होगा। वही यहाँ पे मतलब फैक्टर्स से इफेक्टिव में यहाँ पे लेबर का लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तुम लोग एक टेबल देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स, मतलब हम लोग का जो आइटम्स ऑफ वर्क है वो उसका नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, ये आइटम्स ऑफ वर्क कितना क्वांटिटी, पर डे कितना मैसन लग रहा है। ठीक है, मतलब पर मैसन ये वाला आइटम्स ऑफ वर्क करने कितना क्वांटिटी करेगा, वही इस टेबल में लिखा हुआ। ठीक है, इसको तुम लोग देखोगे यहाँ पे, जैसे कि ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर, ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर फॉर फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फाउंडेशन एंड प्लिंथ में जो ब्रिक वर्क करते हैं विद सीमेंट मोटर, इसका क्वांटिटी एक मैसन मतलब मिस्त्री जो होता है वो पर डे करना चाहिए 1.25 मीटर की। कितना क्वांटिटी काम करना चाहिए पर मैसन पर डे में? 1.25 मीटर क्यूब। कहाँ पे? फाउंडेशन एंड प्लिंथ में, ब्रिक वर्क विद सीमेंट मोटर। क्लियर है? तो ये जो टेबल है इसको अगर एवरी आइटम्स ऑफ वर्क में रिलेटेड ये टेबल अगर तुम याद कर लोगे तो तुम डिफाइन मतलब जब अपना काम कराओगे घर में तो तुम वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो जो तुम्हारा लेबर लोग कैसे काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं। ओके, इस टेबल को कोशिश करोगे याद रखने के लिए, जरूरत पड़ेगा।
ठीक है, एस्टिमेशन में बहुत सारा चीज याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर फॉर सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क करते हैं विद सीमेंट मोटर, वो पर मेसन, मतलब पर मेसन कितना करना चाहिए पर डे में 1 मीटर की, एटलीस्ट 1 मीटर की। ओके, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एवरी आइटम्स ऑफ वर्क का यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, पर मेसन पर डे में कितना करते हैं देख लेना तुम लोग, ठीक है। मटेरियल्स एंड लेबर्स, चलो नेक्स्ट है मटेरियल्स एंड लेबर, मतलब यहाँ पे एस्टिमेटेड क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर 10 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। इस टेबल में क्या है, 10 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, 10 मीटर का मतलब कंक्रीट वर्क 10 मीटर क्यूब हम लोग जो होता होगा उसमें सीमेंट सैंड एंड मेटल इस रेशियो में कितना कितना क्वांटिटी रहता है। तो 1:2:4 रेशियो में 10 मीटर क्यूब कंक्रीट, 10 मीटर क्यूब का जो कंक्रीट है, कंक्रीट में क्या क्या है, सीमेंट एंड एग्रीगेट है। तो 1:2:4 रेशियो में 21 मीटर क्यूब मतलब 64 बैग सीमेंट रहेगा, 42 मीटर क्यूब सैंड रहेगा, 84 मीटर क्यूब एग्रीगेट रहेगा, ठीक है। उसी 10 मीटर क्यूब कंक्रीट में सीमेंट सैंड एग्रीगेट 1:3:6 रेशियो में अगर होगा तो 14.66 मीटर क्यूब मतलब 43 बैग्स रहेगा सीमेंट, 44 मीटर क्यूब सैंड एंड 88 मीटर क्यूब मेटल। अगर तुम इस रेशियो में इतना मीटर क्यूब कंक्रीट में सीमेंट सैंड मेटल का ये टेबल को याद रख लोगे तो तुमको और कैलकुलेशन करके निकलने की जरूरत नहीं है ना। ये अगर कोई क्वेश्चन मिला है एमसीक्यू टाइप या न्यूमेरिकल टाइप, तो वहां पे तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि सीमेंट का इतना होता है, सैंड का इतना होता है, मेटल का इतना, ठीक है। ये किसमें ना 10 मीटर क्यूब कंक्रीट, ठीक है, क्लियर। तो इसको भी देख लेना तुम लोग टेबल को, ठीक है। नेक्स्ट है materials for different items of work। brick used for brick work, ब्रिक वर्क में ब्रिक यूज होता है फॉर 1 मीटर क्यूब कितना 500, ये तुम लोग जानते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो हम लोग मॉड्यूलर ब्रिक है स्टैंडर्ड साइज जो 20 10 10, उसमें ब्रिक वर्क जब हम लोग करते हैं 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितना नंबर ऑफ ब्रिक यूज होता है 500। नेक्स्ट आइटम्स ऑफ वर्क क्या है, ब्रिक वर्क ड्राई मोटर। ब्रिक वर्क में जो हम लोग मोटर यूज करते हैं ड्राई मोटर, वो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, ठीक है। तो ब्रिक वर्क में जो ड्राई मोटर यूज करते हैं कितना 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, मतलब ब्रिक वर्क का जितना वॉल्यूम है उसका 30% जो होगा वो क्या है ड्राई मोटर फॉर ब्रिक वर्क, मतलब ब्रिक वर्क आइटम ऑफ वर्क में हम लोग ड्राई मोटर यूज किए हैं, ठीक है। लास्ट 1 मिनट है फिर रिजॉइन करोगे, ठीक है। स्टोन्स फॉर रावेल स्टोन मशीनरी, रावेल स्टोन मशीनरी में जो स्टोन यूज होता है वो 125% ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टोन मशीनरी, ठीक है। तो ये सब जो वैल्यू है ये सब को जब न्यूमेरिकल तुम लोग करोगे तो वहां पे ये सब जरूरत पड़ेगा, तो ये सब तुम लोग याद रख लोगे, देख लेना, ठीक है, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट 1.55 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट कितना होता है 1.55 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट। ड्राई मोटर फॉर 12 मिलीमीटर प्लास्टरिंग 2 मीटर क्यूब फॉर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एसी6 115 मीटर स्क्वायर फॉर 100 मीटर स्क्वायर।
तो ये सब न्यूमेरिकल करने के टाइम जरूरत पड़ेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल